अध्याय 26। एक दूसरे को परखना। विमान दुर्घटना के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बची। मैं बस तुम्हारे घर की तरफ आती रही। मुझे पता था कि मेरे पास कोई खास शक्ति है, लेकिन यह नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उस दिन जब मैं जागी तो मुझे पता चला। राघव ने उसे तीखी नज़रों से घूरा, जिससे किकी डर से कांपने लगी। वह रोते हुए बुदबुदाए, मैंने सुना कि तुमने उस पूनम नाम की औरत को बचाया था और उसके साथ सोना चाहते हो। फिर इन्फिनिट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र किया। ये सब इतना खतरनाक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि तुम उन नीच लोगों में से हो जो इस कयामत का फ़ायदा उठाकर औरतों को धोखा देते हैं। तो राघव ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। तो तुम्हें डर था कि मदद मांगने पर तुम एक भेड़िए के जाल में फंस जाओगी, इसलिए तुमने बेहोश होने का नाटक किया और फिर मुझ पर घात लगाने की कोशिश की। किकी ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से सिर हिलाकर मना किया। अपनी गर्दन पर रखी ठंडी छुरी देखकर उसने घबराकर अपनी आंखें हटा लीं और हकलाते हुए बोली, मैं तुम पर घात लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं लाचार थी। लेकिन तुम खुद सोचो, मैं अभी अभी एक आपदा से बचकर उठी थी और तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते हुए देखा। जाहिर है मैं डर गई थी। इस कयामत भरी दुनिया में सावधान रहना ही बेहतर है। राघव और किकी दोनों की यही सोच थी। होश में आने के बाद वह पहले राघव से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उनके इरादों को गलत समझ लिया। उसने उसे एक पूरा हवस का पुतला समझ लिया और घबराकर उसने बेहोश होने का नाटक जारी रखने का फैसला किया ताकि भागने का मौका मिल सके। लेकिन जब राघव और पूनम ट्रेन से उतरे तो वह भी आधी रोटी भी नहीं खा पाई थी कि राघव ने अपनी यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट की शक्ति से उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है, राघव ने अचानक कहा, अगर तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना भी नहीं आता तो तुम्हें यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है ना? उसका बयान डराने वाला था। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ में छोटी छुरी किकी की गर्दन के और करीब आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, चलो बात करते हैं। किकी ने एक आंख खोलकर झांका और राघव का खतरनाक चेहरा देखा। उसने तुरंत उसे फिर से बंद कर लिया और बोला, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जिंदा रखते हो तो खतरे की स्थिति में मेरी शक्ति काम आ सकती है। इसके अलावा मेरी जिंदगी पहले से ही तुम्हारे हाथ में है ना? ये सुनकर राघव की नज़रें तेज हो गईं। उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर वह थोड़ा शांत हुआ। जीवन और मृत्यु दांव पर थे। अगर किकी सचमुच इतनी शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करना जानती तो क्या वह खुद को इस तरह धमकी देने देती? इस बात का एहसास होने पर राघव ने गहरी सांस ली। सही कहा। खचाक, इन्फिनिट ट्रेन के पहिए फिर से चलने लगे। किकी ने राघव को छुरी वापस रखते हुए देखा और उसके सीने में खिंचाव आखिरकार कम हो गया। उसने उसकी ओर देखा और सावधानी से पूछा, तो क्या अब हम ठीक हैं? ठीक हैं, राघव ने मन ही मन मुस्कुराया। ये लड़की सचमुच अजीब थी। उसने उसे एक खास अंदाज में देखा। मैं इस पर सोचूंगा। ठीक है, ठीक है। किकी का चेहरा घबराहट से राहत में बदल गया। मुझे अपने पास रखो, मैं तुम्हारी सच में मदद कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि किकी खुशियां मना पाती, राघव ने अचानक उसे कॉलर से पकड़ लिया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे पहले डब्बे की तरफ खींचने लगा। अचानक हुए इस हमले से किकी घबरा गई। अरे तुम क्या कर रहे हो? अंदाज़ा लगाओ। राघव का लहजा रहस्यमयी था। घबराकर किकी हकलाने लगी, अरे अरे अरे, मैंने कहा कि हम ठीक हैं। मैं गलत थी। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तंग मत करो। मुझे ऐसा नहीं लगता। रुको, मैं अभी जवान भी नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको रुको, असल में मैं एक लड़का हूँ। देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ और तुम्हारे पास पहले से ही वह दूसरी औरत है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ज़्यादा चुनता नहीं हूँ। अरे हाँ, मेरे पास एक शक्ति है, याद है ना? अगर मैं गलती से उसका इस्तेमाल करूँ और तुम्हें चोट पहुँचाऊँ तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपनी शक्ति को उजागर करने में मेरी मदद करने के लिए मेरा धन्यवाद करना चाहिए। पहले डब्बे में राघव ने किकी के हाथों और पैरों को 2 अतिरिक्त रस्सियों से बांध दिया। उसे एक क्लासिक फोक टाई की तरह सुरक्षित रूप से बांधकर सोफे पर पटक दिया। उसने जोर से ऐलान किया, तुमने मुझे याद दिलाया, अगर खतरे के दौरान तुम्हारी शक्ति सक्रिय हो जाती है तो मैं तुम्हारा ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और क्योंकि तुम पहले ही खुद को छुड़ाकर मुझ पर हमला करने का नाटक कर चुकी हो, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय करूं। तुम कितने नीच हो, कमीने। किकी रस्सियों से जूझने लगी। राघव ने बदबूदार मोज़ों का एक रोल उठाया और उसे ऊपर उठाया। अगर तुम बकवास करती रही तो मुझे ये तुम्हारे मुंह में ठूंसने के लिए दोष मत देना। किकी पूरी तरह से भड़क उठी। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी पीला पड़ रहा था। हालांकि उसे थोड़ी राहत थी कि राघव का उसे तंग करने का कोई असल इरादा नहीं था।
लेकिन जिस तरह से उसने उसे एक इंसान की ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बांधा था, वह बहुत घिनौना और नीच था। लेकिन अब वह उसके घर में थी और उससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे उन बदबूदार मोज़ों को पकड़े हुए देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि वह उसे ऐसी नज़रों से घूर रही थी जैसे उसकी आंखें गुस्से से जल रही हों, और उसने मन ही मन ठान लिया था कि मौका मिलने पर वह उससे बदला ज़रूर लेगी। अगर तुम ऐसे घूरती रही तो तुम्हें रात लाशों के साथ गुजारनी पड़ेगी, राघव ने उसकी अवज्ञा को देखते हुए ठंडे अंदाज में कहा। लाशों का शब्द सुनते ही किकी तुरंत पीछे हट गई, उसके इस जबरदस्त खतरे के सामने डर से सिकुड़ गई। वह बहुत देर तक चुप रही और आखिरकार बुदबुदाई, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? अगर मुझे बाथरूम जाना पड़ा तो? राघव अचानक हंसा। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि तुमने पिछले 3 दिन बिना खाना खाए या बिना बाथरूम गए कैसे गुजारे? उस रात तुम यहाँ नहीं थे। मैंने उस महिला के सोने तक इंतजार किया, फिर उठकर खाना खाया और बाथरूम गई। और पिछली रात? किकी ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखें बचते हुए घूम रही थीं। पिछली रात तुम दोनों बहुत थक गए थे। मैंने तुम दोनों के सोने का इंतजार किया, फिर उठी। राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा होता तो तुम अनिश्चित काल तक मरे होने का नाटक करती रहती। ऐसा नहीं है, किकी ने हिचकिचाते हुए स्वीकार किया। मैं आज सच बताने की योजना बना रही थी, लेकिन फिर मुझे भूख लगी और क्योंकि तुम दोनों चले गए थे। राघव, शाम 6:45 पर सूरज डूब गया और रात का अंधेरा आसमान में छा गया। इन्फिनिट ट्रेन एक गहरी घाटी में फैले रेलवे पुल पर धीरे धीरे रुक गई। कजान स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन एक छोटी सी रुकने के अलावा लगभग 2 घंटे तक तेजी से दौड़ रही थी। अब पूरी ट्रेन से गर्मी निकल रही थी, लेकिन तेज होती बर्फबारी के कारण उसका तापमान अचानक गिर गया। तापमान गिरकर -3 डिग्री हो गया था और जैसे ही बर्फबारी आई, खिड़कियों पर पाला जमने लगा। पूनम ने सभी ब्लैकआउट शेड्स नीचे कर दिए और ड्राइवर की केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रेन के बाहर अंधेरी घाटी दूर तक फैली हुई थी, जिसमें सिर्फ धुंधली पहाड़ों की परछाइयां ही रात के खिलाफ दिखाई दे रही थीं। पहले डब्बे के अंदर पूनम ने अजीब नज़रों से बंधी हुई किकी को देखा। वह इस पूरे समय सोने का नाटक कर रही थी। बिल्कुल, राघव ने उसे देखकर जवाब दिया। हम दोनों ने ही अपना ध्यान नहीं रखा। पिछली रात उसने सब कुछ लाइव देखा। मैंने नहीं देखा। किकी का चेहरा लाल हो गया जब उसने पलटकर जवाब दिया। मैंने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थीं। मैंने कुछ नहीं देखा। पूनम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अगर सिर्फ वह और राघव होते तो कितना भी शर्मनाक होता, वह इसे कयामत के बाद की थोड़ी सी गर्मजोशी के रूप में टाल देती। लेकिन वहाँ एक तीसरा व्यक्ति था और पकड़े जाने पर उसे पूरी तरह से शर्मिंदगी महसूस हुई, भले ही उसके नैतिक मूल्य कयामत से बदल गए थे। निराशा में अपने होठों को काटते हुए उसने किकी को घूरा और गुस्से में पूछा, तुम सोने का नाटक क्यों कर रही थी? अगर हम पिछले 2 दिनों में तुम्हारी देखभाल नहीं करते तो तुम अब तक मर चुकी होती। मैं बस, किकी ने राघव को अजीब नज़रों से देखा, मैंने बस इस बुरे इंसान को गलत समझा और कुछ नहीं। अध्याय 27, विशाल कनखजूरा, जायंट सेंटिपीड। ओह, सच में? राघव हंसा। अब तुम्हें भरोसा हो गया है? किकी ने अपनी नज़रें हटाते हुए बुदबुदाई, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि अब हम ठीक हैं? वह अचानक पूनम की ओर मुड़ी और एक नर्म, गिड़गिड़ाने वाले लहजे में बोली, पूनम दीदी, पिछले 2 दिनों से मेरी देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप मुझे खोल सकती हैं? इस तरह बहुत असुविधा हो रही है। सच में, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। पूनम ने झल्लाकर कहा, पिछले 2 दिनों में तुम इसी तरह बंधी हुई काफ़ी आराम से सोई। हालांकि स्वभाव से नर्म, पूनम की भी अपनी सीमाएं थीं। किकी के इस काम ने उसे डरा दिया था और वह उसे ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं थी। किकी पल भर के लिए अवाक रह गई, फिर राघव को नाराजगी भरी नज़र से देखा। अरे, तुम सच में मुझे ऐसे ही बांधे रखने की योजना बना रहे हो क्या? अगर कोई राक्षस आ गया तो क्या होगा? राघव का चेहरा बेपरवाह रहा। ये खाना चोरी करने की सज़ा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खोल दूं तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। अगर तुम्हारी शक्ति मददगार नहीं है तो तुम ट्रेन से बाहर। किकी हताशा में झुंझला गई, उसे एक घबराई हुई नज़र से देखा और सोफे पर सिकुड़ गई। ठीक है, मैं गलत थी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी शक्ति है तो मैं मदद के लिए उसका इस्तेमाल करूंगी। बस मुझे ट्रेन से बाहर मत निकालो। अच्छा है। राघव की आवाज़ ठंडी थी। वह बस इतना ही बोला और उठकर ड्राइवर के केबिन की तरफ बढ़ गया, पूनम को उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिया। राघव ने ओएसिस कॉनॉय से इकट्ठा की गई बंदूकें निकाली और उनकी जांच करते हुए सिर हिलाया। AK-47 की नली भी मुड़ी हुई थी। जिस तरह से समूह की गोलियां खत्म हो गई थीं और उन्होंने अपनी बंदूकों का इस्तेमाल शायद जलाऊ लकड़ी की छड़ियों के रूप में किया था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। किस तरह का राक्षस उन्हें इतनी बुरी तरह से खत्म कर सकता था? भक्षण प्रगति 5%।
कोई गोली न होने और नली मुड़ी हुई होने के कारण राघव ने बंदूक को अपनी यांत्रिक भक्षण मैकेनिकल डिवाउर शक्ति से खिलाने का फैसला किया और देखा कि क्या इसका कोई मूल्य है। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 2। यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 1। भक्षण सफल। यांत्रिक कोर अंक जोड़ 1। यांत्रिक भक्षण कौशल निपुणता जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह ... बस इतना ही। यह एक बंदूक थी। अपने इंटरफेस पर सूचनाओं को देखकर राघव का धैर्य जवाब देने लगा। AK-47 कोई जलाऊ लकड़ी नहीं है। धिक्कार है। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। ट्रेन के शांत फर्श से पटरियों के जरिए एक हल्की लेकिन साफ थरथराहट महसूस हुई। क्लाक क्लाक क्लाक। आवाज लयबद्ध थी, जैसे कि अनगिनत लोहे की जंजीरें पटरियों के साथ सरक रही हों, लगातार, फिर भी भारी और जानबूझकर। क्या हुआ? पूनम ने पूछा जब राघव डब्बे में आया। शश। राघव ने चुप रहने का इशारा किया। कुछ पास आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा, उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए। उसने तुरंत डब्बे की बत्तियां बंद कर दी, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। नीचे बैठकर उसने अपना हाथ ट्रेन के फर्श पर दबाया, ट्रेन के साथ जुड़ने के लिए अपनी यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट शक्ति को सक्रिय किया और बाहर की स्थिति का जायजा लिया। पूनम ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह बिस्तर के पास की खिड़की पर गई, सावधानी से ब्लैकआउट शेड को बस इतना उठाया कि बाहर झांक सके। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अनायास ही अपनी सांस दबाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। उसकी प्रतिक्रिया से किकी का चेहरा भी तनाव से भर गया। राघव। पूनम ने अंधेरे में उसकी कोहनी को हल्के से थपथपाते हुए फुसफुसाया। राघव उठा और उसके पास खिड़की पर आया। दरार से झांकते हुए वह जम गया। जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। रात के मंद प्रकाश में राघव पुल के पिछले डिब्बों के पास एक विशाल काली छाया को लोहे के पुल के सहारे चढ़ते हुए देख सकता था। उसके अनगिनत पैर पुल के खंभों और पटरियों से लयबद्ध ढंग से टकरा रहे थे, जिससे धातु के रगड़ने की आवाज आ रही थी। दो लंबी पतली मूंछें अंधेरे में अशुभ रूप से लहरा रही थीं। वह विशाल कीड़ा। राघव का दिल डूब गया। ये चीज अभी भी उसका पीछा कैसे कर रही थी? भोपाल शहर के मालवाहक अड्डे से लेकर कजान स्टेशन तक वह दिन में कम से कम 1 या 200 किलोमीटर तक चला था, फिर भी यह जीव उसके साथ बना हुआ था। क्या ये विशेष रूप से उसे निशाना बना रहा था? जैसे जैसे छाया तीसरे डब्बे के पीछे करीब आती गई, राघव की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी यांत्रिक हृदय शक्ति को सक्रिय किया। वेल 03 और RG-7F दोनों इंजनों को पूरी ताकत से दहाड़ने के लिए प्रेरित किया। भागो, यही उसका एकमात्र विचार था। यह विशाल कनखजूरा उतना ही भयानक था जितना कि वे पहले जिस हल्के सफेद राक्षस का सामना कर चुके थे। सामान्य कवच इसके खिलाफ कोई मौका नहीं देगा। हालांकि इन्फिनिट ट्रेन को लुढ़के हुए स्टील और टैंक कवच में इस्तेमाल होने वाले उच्च कठोरता वाले टंगस्टन मिश्र धातु से मजबूत किया गया था, जो पहले के फ्रीजर दरवाजों से कहीं ज्यादा मजबूत था। राघव जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चित्रे होने का इंतजार करने के बजाय ये बेहतर था कि ट्रेन की संयुक्त शक्ति और वजन को आगे बढ़ने दिया जाए। वूम! अचानक हुए इस तेज गति ने पूनम और किकी दोनों को संतुलन से बाहर कर दिया। इंजन पहले से कहीं ज्यादा दहाड़ रहे थे और डब्बे की बत्तियां झिलमिला रही थीं। पूनम दीदी! ड्राइवर के केबिन में राघव ने अपनी छोटी छुरी निकालते हुए चिल्लाया। पूनम! उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए केबिन की तरफ भागी। सच! इन्फिनिट ट्रेन की अचानक गति से लाल रंग का कनखजूरा क्रोधित हो गया। घाटी में एक चुभने वाली चीख गूंजी। इससे पहले कि ट्रेन को पीछे से जोरदार झटका लगा। धड़ाम! जबरदस्त ताकत ने पूरे तीसरे डब्बे को झुका दिया, जिससे पूरी ट्रेन हिल गई। पहियों से चिंगारियां निकलीं और हवा में धातु के रगड़ने की चुभने वाली आवाज भर गई। अच्छा नहीं, राघव ने अपनी छुरी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए फुसफुसाया जब वह तीसरे डब्बे की तरफ भागा। इस बीच अभी भी बंद ही हुई किकी चिल्लाई, अरे कमीने, मुझे खोलो! क्लाक 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 क्लाक। राघव के आदेशों के बाद सभी डिब्बों के ब्लैकआउट शैड्स एक साथ ऊपर हो गए, जिससे अंदरूनी हिस्सों में अजीब रात की रोशनी भर गई। राघव तीसरे डब्बे पर पहुंचा, जहां उसने विशाल लाल छाया को ट्रेन के एक तरफ चिपके हुए देखा। खटाक खटाक खटाक। कनखजूरा डराने वाला तेज था। उसके पैर यांत्रिक पंजों की तरह काम कर रहे थे, जो उसे ट्रेन पर आसानी से चढ़ने दे रहे थे। विशाल वजन से तीसरे डब्बे की छत चरमरा रही थी और एक अशुभ आवाज आ रही थी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ये चीज उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। इसे हिलाना असंभव था। यह महसूस करते हुए कि यह इंजन तक पहुंचने और ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है, उसने ट्रेन के पिछले हिस्से में हाइड्रोलिक टेलगेट को नीचे कर दिया। लेकिन जैसे ही यह 1/3 नीचे आया, यह अटक गया। बाहर देखते हुए राघव ने कनखजूरे के खंडित शरीर को बाधा की तरफ तेजी से सरकते हुए देखा। धिक्कार है! बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी विंड कैनन को कीड़े के पेट पर निशाना लगाया और फायर कर दिया। धमाका! शक्तिशाली विस्फोट सीधे लगा, जिससे एक कठोर धातु की प्रतिध्वनि हुई।
इस झटके से जीव के सैकड़ों पैरों में से एक कटकर उड़ गया, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमले ने कनखजूरे का ध्यान खींच लिया। ये तेजी से डब्बे की छत पर चढ़ गया। जैसे ही टेलगेट अटका रहा, कनखजूरे ने अपनी पूंछ को ऊपर की ओर घुमाया, जिसमें 1 मीटर से ज्यादा लंबे कई विशाल डंक दिखाई दिए। एक तेज गति के साथ डंक आपस में मिले और स्टील के टेलगेट पर जोरदार तरीके से वार किया। अध्याय 28 पूनम का निर्णायक फैसला। धड़ाम, एक जबरदस्त ताकत हाइड्रोलिक स्टील रैंप से टकराई, जिससे वह अंदर की तरफ दब गया और एक बड़ा उभार बन गया। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस कीड़े की ताकत अविश्वसनीय थी। इस रफ्तार से कवच में देर सवेर छेद हो ही जाएगा। धप 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 टिल्ड। विशाल कीड़े का आगे का आधा हिस्सा पहले ही डिब्बा 2 पर चढ़ चुका था। ये देखकर किकी उछलकर डिब्बा 2 पर गई। एक तेज लात से उसने एक वाटरप्रूफ बैग के कोने में छिपी एक छोटी सी यूटिलिटी छुरी को बाहर निकाल लिया। तो इसी तरह उसने पहले खुद को चुपके से आज़ाद किया था। राघव ने एक नज़र उस पर डाली, लेकिन उसके पास अभी उसे परेशान करने का समय नहीं था। खचाक खचाक। उसी समय छत से एक तेज कुतरने की आवाज़ गूंजी, जिससे धातु के फटने की एक भयावह आवाज़ आ रही थी। राघव गुस्से में था। उसे डर था कि कीड़ा डिब्बे को चबाकर अंदर चला जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कीड़े के सफ़ेद नर्म पेट पर विंड कैनन की लगातार बौछार कर दी। धुंध धुंध धुंध। खतरनाक विंड कैनन ने आखिरकार कुछ असर दिखाया, जिससे कीड़े के नर्म पेट के कई हिस्से टूट गए। शक्तिशाली झटके से एक खून लाल छेद भी खुल गया, जिससे गहरे हरे रंग का कीड़े का खून बाहर निकला। कीड़ा दर्द से चीखा, तेजी से अपने डंक को अंदर खींचा और उसे फिर से मोड़कर पहले से ही दबे हुए हाइड्रोलिक रैंप पर निशाना लगाया। भागो। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि रैंप ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वह मुड़ा और किकी पर चिल्लाया। धमाका। विशाल डंक सीधे रैंप के जरिए और डिब्बे में घुस गया। उस समय किकी जमीन पर बैठी थी और छोटी छुरी से अपने पैरों के चारों तरफ नायलॉन के केबल टाई को चिंता से काट रही थी। राघव की चिल्लाहट सुनकर उसने ऊपर देखा और उसे अनगिनत टूटे हुए स्टील के टुकड़े गोलियों की तरह उसकी तरफ आते हुए दिखे। वह जम गई। उसकी आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। राघव ने देखा कि वह बच नहीं रही थी और उसे एक डूबता हुआ डर महसूस हुआ। पलक झपकते ही वह अचानक किकी के सामने आ गया, एक तेजी से बनती हुई बर्फ की दीवार के साथ। राघव पहले ही खुद को उसके सामने फेंक चुका था, अपने हाथ को लहराते हुए। धुंध धुंध। नीले रंग की बर्फ की दीवार मुश्किल से मजबूत हुई थी जब कई काले स्टील के टुकड़े उसमें गहराई से जा धंसे, जिससे बर्फ के टुकड़े हर जगह बिखर गए। आतिल्द। राघव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वह एक तरफ हो गया। किकी ने एक धीमी चीख निकाली। उफ्टिल्द। किकी जोर से नीचे दब गई। उसके हाथ और पैरों को बांधने वाली रस्सियां टूट गईं। राघव को खुद पर फैले हुए देखकर वह थोड़ी परेशान लग रही थी। अरे कमीने, तुम ठीक हो? राघव संघर्ष करके खड़ा हुआ, उसे एक खतरनाक भाव से घूर रहा था। अगर तुम मदद नहीं करोगी तो हम सब मर जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी। अपनी घबराहट में किकी जल्दी से खड़ी हो गई, दांत पीसकर, और अपने हाथ हिलाकर चिल्लाई, अरे। हालांकि कुछ नहीं हुआ। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसे गाली देने ही वाला था जब किकी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने डिब्बा 3 की तरफ इशारा किया और चीखी। सावधान। विशाल कीड़ा रैंप में छेद करके अंदर जाने का रास्ता ढूंढ चुका था। अपने डंक से अंदर बेतहाशा वार करने के बाद उसने उसे वापस खींच लिया। फिर एक अचानक बदलाव के साथ 2 गहरे लाल रंग की मूंछें रैंप के छेद से अंदर आईं। उस समय राघव और किकी दोनों ने उसका खुला मुंह देखा, जो विशाल पंजों से भरा हुआ था। खचाक खचाक। विशाल कीड़े ने राघव को सांस लेने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया, तुरंत क्षतिग्रस्त रैंप को चबाने लगा। अगर यह चीज अंदर आ गई तो आज उन तीनों की मौत हो जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव उठा और अपनी 2 विंड कैनन को सीधे जीव के मुंह पर फायर कर दिया। धमाका धमाका। खून और मांस फट गया। कीड़े का मुंह फट गया। गहरे हरे रंग का खून हर जगह फैल गया, क्योंकि इसने एक कान फाड़ चीख निकाली जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दर्द से छटपटाते हुए कीड़े के निचले हिस्से ने रेलवे के बगल में लोहे की बाड़ के खंभों पर पकड़ बना ली। इन्फिनिट ट्रेन की तेज गति के जबरदस्त खिंचाव बल से इसे लगभग डिब्बे से खींच लिया गया। हालांकि कीड़े के अंग डिब्बा 3 पर कसकर जकड़े हुए थे, जिससे ट्रेन की गति तेजी से गिर गई। परिणामस्वरूप हुई जड़ता ने सभी को लड़खड़ा दिया। कॉकपिट के अंदर पूनम अचानक गति में कमी से लगभग कंट्रोल पैनल से टकरा गई। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने एक विशाल कीड़े को डिब्बा 3 से हताशा में चिपके हुए देखा। उसने तुरंत राघव पर चिल्लाया, रुको, आगे एक मोड़ है। ये सुनकर राघव ने किकी को कमर से पकड़ा और डिब्बा 3 के दरवाजे के हैंडल से चिपक गया, जबकि ट्रेन को धीमा करने के लिए यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया। अगर वे बहुत तेज जा रहे थे तो ट्रेन पटरी से उतर सकती थी, उसे गति कम करनी थी। क्लाक क्लाक क्लाक। कीड़े का निचला शरीर और ज्यादा लोहे की बाड़ों में फंस रहा था।
उसके पंजों वाले पैरों ने डिब्बे पर गहरे निशान छोड़ दिए, चिंगारियां निकल रही थीं। इस बीच लाल कनखजूरे जैसा जीव लगातार चीख रहा था। जैसे ही ट्रेन मोड़ में घुसी, अब केंद्र बल ने कीड़े के निचले शरीर को और ज्यादा बाढ़ के खंभों में फेंक दिया। ट्रेन के खिंचाव को सहन करने में असमर्थ, इसने आखिरकार एक चीख निकाली और डिब्बा 3 की छत से लुढ़क गया और बांध से नीचे गिर गया। खचाक खचाक, डिब्बे के अंदर फिर से शांति हो गई। बाल बाल बचे। कीड़े से पीछा छुड़ाने के बाद राघव ने आखिरकार सांस ली। उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर थी। तुम दोनों ठीक हो? पूनम ने आवाज लगाए। हम ठीक हैं, राघव ने जवाब दिया। जैसे ही वह किकी के ऊपर से उठने वाला था, अचानक ट्रेन के बाईं तरफ से एक दहाड़ आए। किकी तुरंत चिल्लाए, सावधान, ये फिर से आ रहा है। धमाका। एक लाल धब्बा एक गड़गड़ाहट के साथ ट्रेन के किनारे से टकराया, जिससे पूरा डिब्बा झुक गया। एक लोहे का पहिया पटरियों से ऊपर उठ गया, जिससे एक चुभने वाली धातु की चीख निकली। राघव अचानक हुए इस हमले से चौंक गया और शॉकवेव से दूर फेंका गया, हवा में लुढ़क रहा था। जब उसने सोचा कि डिब्बा 3 पटरी से उतर जाएगा और वह खुद डिब्बे से टकराएगा, तो एक अदृश्य ताकत ने अचानक उसे हवा के बीच में पकड़ लिया, जिससे उसका गिरना रुक गया। राघव हक्का बक्का रह गया। अपना सिर घुमाकर उसने किकी को ऊपर बैठे हुए देखा, उसकी तरफ एक हाथ बढ़ा रहा था। उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति उसकी आंखों में एक हल्की सफ़ेद चमक के साथ मिली हुई थी। फिर अदृश्य ताकत ने डिब्बा 3 को वापस पटरियों पर खींच लिया। खचाक खचाक, पहिए वापस अपनी जगह पर टिक गए। राघव हैरान था, ये किकी की शक्ति थी, वह एक पूरे ट्रेन के डिब्बे को उठा सकती थी। इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, विशाल कीड़ा फिर से ट्रेन पर चढ़ गया, उसके विशाल पंजे वाले जबड़े बख्तरबंद प्लेटिंग पर काट रहे थे। तुम कमीने, तुम पीछा नहीं छोड़ोगे। राघव, आगे। पूनम की नज़रें तेज थी क्योंकि उसने चिल्लाया, गति बढ़ाओ। आगे आरामबाग स्टेशन पर एक 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है। राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। वह तुरंत पूनम की योजना को समझ गया और गति बढ़ाने के लिए यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया, हाइड्रोलिक रैंप को और नीचे किया। वह पागल लड़की, तुम किसे पागल कह रहे हो? किकी भड़क उठी। राघव ने टोहुक को पकड़ा और गंभीर रूप से कहा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस जानवर को बांधो। किकी एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन राघव की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर वह जानती थी कि यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और कहा, ठीक है। उसने ध्यान केंद्रित किया, पहले वाली अनुभूति को याद किया और अपने हाथ ऊपर उठाए। वूश, अदृश्य ताकत फिर से प्रकट हुई, टोहुक को राघव की पकड़ से खींच लिया और तेजी से कीड़े की पूंछ के चारों तरफ लपेट लिया। चीख। कीड़ा बुरी तरह से छटपटाया, जिससे विंच इंजन ने कराहना शुरू कर दिया और काला धुआं उगलने लगा। इसे भागने मत दो, राघव चिल्लाया। राघव, सावधान रहो। आगे एक अंधेरी सुरंग थी, जो ट्रेन की नारंगी हेडलाइट से जगमगा रही थी। कीड़ा डर से चीखा, लेकिन वह फंस चुका था। पूरी गति से आगे बढ़ो। राघव ने किकी को पकड़ा और डिब्बा 2 में कूद गया। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, अपने साथ विशाल कनखजूरे को भी खींचती हुई। धमाका। गैस टर्बाइन इंजन और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक साथ दहाड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। सामने के डिब्बे सुरंग में घुस गए, जबकि पीछे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। लाल कनखजूरे जैसा जीव सीधे सुरंग की दीवार से टकरा गया, जिससे डिब्बा 3 क्षण भर के लिए पटरी से उतर गया। इस झटके से डिब्बे का दूसरा हिस्सा सुरंग की दीवार से टकरा गया, चिंगारियां निकली, कांच टूट गए। सच, विशाल कीड़े ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसके अनगिनत पैर बेतहाशा छटपटा रहे थे, आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रेन की गति पहले ही उसे अंदर खींच चुकी थी। डिब्बे के भारी वजन के नीचे उसका मोटा, बख्तरबंद बाहरी कवच सुरंग की दीवारों से रगड़ खा रहा था, जिससे एक भयानक घर्षण की आवाज़ आ रही थी। इस बीच राघव के नीचे दबी किकी अपने दांत कसकर भींच रही थी, उसकी आंखों में खून की नसें उभर आई थीं। उसने अपने हाथ उठाए तो हुक को विशाल कीड़े की पूंछ के चारों तरफ कसकर पकड़े हुए थी, उसे भागने नहीं दे रही थी। ससश, कट कट। डिब्बे के अंदर जमीन हिलाने वाले झटकों और पेट मरोड़ देने वाली चीखों की एक श्रृंखला गूंजी। एक सुरंग के अंदर 3 किलोमीटर, यह एक अनंत काल की तरह महसूस हुआ। फिर अचानक बहरा कर देने वाला शोर बंद हो गया। लंबे समय तक चली धातु की कराहट के बीच डिब्बा 3 को आखिरकार वापस पटरियों पर खींच लिया गया। अध्याय 29, कीड़े का शव। खटाक खटाक, डिब्बे के अंदर फिर से खामोशी छा गई। राघव ने दांत पीसे और ऊपर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि विशाल पंजे अभी भी बख्तरबंद जाली में धंसे हुए थे। उसका दिल डूब गया। जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उसने धातु के टोहुक को विशाल कीड़े के कटे हुए पिछले हिस्से को पटरियों के साथ घसीटते हुए देखा, जिससे एक भयानक निशान बन रहा था। पूंछ पहले ही टुकड़ों में टूट चुकी थी, खून और मांस हर जगह बिखरा हुआ था। क्या वह मर गया? उसी क्षण किकी ने आखिरकार अपने हाथ छोड़े और अपना सिर ऊपर उठाया। हालांकि अचानक हुई इस हरकत से उसका माथा सीधे राघव की ठोड़ी से जा टकराया। धप, डिब्बे के अंदर करारी आवाज गूंजी। हुई,
किकी चिल्लाई, दोनों हाथों से अपने माथे को सहलाते हुए। धिक्कार है। राघव दर्द से कराह उठा, अपने जबड़े को पकड़ते हुए दांत पीस रहा था। उन दोनों के पास ये पुष्टि करने का समय नहीं था कि क्या विशाल कीड़ा सचमुच मर चुका था, क्योंकि वे दोनों अपनी अपनी चोटों को पकड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे थे। बहुत दर्द हुआ, कमीने। किकी ने उसे गुस्से से घूर कर कहा। क्या तुम्हारा सिर स्टील का बना है? राघव ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। संक्षेप में हुई इस झड़प के बावजूद राघव ने खुद को उसे नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर किया और खड़ा हो गया। उसकी नज़रें डिब्बे के बाहर पड़े कीड़े के शव पर टिकी हुई थीं। ट्रेन को धीमा करना शुरू करते ही उसका आधा तनाव कम हो गया। सावधानी से उसने एक छुरी उठाई और ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। बाहर झांकते हुए उसने देखा कि कीड़े का शरीर ट्रेन के किनारे से चिपका हुआ था। उसका धड़ मांस की एक पतली परत और अनगिनत पैरों में बदल गया था और उसका आधा शव तो हुक से लटका हुआ था। ईक! राघव ने धीरे से इन्फिनिट ट्रेन को रोक दिया। ये सच में मर गया। राघव के ट्रेन रोकने पर किकी चिल्लाई। अपना सिर रगड़ते हुए वह उत्सुकता से दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर बिखरे हुए कीड़े के टूटे हुए अवशेषों को देखा, उसका चेहरा हरा पड़ गया। अपना मुंह ढांकते हुए उसने सूखी उल्टी की। उई, ये कितना घिनौना है। राघव ने किकी की तरफ मुड़कर देखा, उसकी नज़रें सतर्क थीं। उसे आश्चर्य हुआ, किकी की नाक से खून बहने लगा। उसने परवाह किए बिना उसे पोंछा और एक अहंकारी भाव से अपना सिर झुकाकर कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने पास रखना फायदेमंद होगा। तुम्हें पता चल गया कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे लगता है कि हाँ। कब? अभी, जब मैं तुम्हें बचा रही थी। किकी ने उसकी तरफ आंखें झपकाईं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। जैसे ही वह बोली, उसकी नाक से खून की एक ताज़ा धार टपकने लगी और उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला पड़ गया। लेकिन यह अजीब है, इसका इस्तेमाल करने से मेरे सिर में दर्द होता है और चक्कर आता है। राघव को एहसास हुआ कि उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। गंभीर होते हुए उसने कुछ उपयोगी चीज़ की तलाश में चारों तरफ देखा। एक तौलिया ढूंढकर उसने उसे किकी की तरफ फेंक दिया। अपने चेहरे से खून पोंछो। क्या सब ठीक है? पूनम एक लिंगरिंग डर के भाव के साथ दौड़ती हुई आई। जब उसने तीसरे डिब्बे में तबाही देखी तो उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उल्टी करने का मन हुआ। कीड़े के शव से एक मतली पैदा करने वाली बदबू आ रही थी। यहाँ तक कि सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति भी अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। राघव ने पूनम की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि शिक्षिका उसकी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा समझदार थी। खतरे का सामना करते हुए यह उसकी तेज सोच थी जिसने उनके बचने का रास्ता निकाला। हम तुम्हें इसके लिए श्रेय देते हैं, राघव ने ईमानदारी से कहा। पूनम ने अपनी नज़रें हटा लीं, थोड़ी शर्मिंदा थी। ये वास्तव में मैं नहीं थी, बेशक तुम ही थी। तुम्हारे विचार के बिना मुझे पता ही नहीं चलता कि उस राक्षस से कैसे निपटना है, राघव ने सीधे तौर पर कहा। अरे! किकी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे हताशा में घूर रही थी। कोई मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा है? जैसे ही वह बोली, उसकी नाक से खून की एक और धार बहने लगी। राघव ने उसकी अस्वस्थता को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किकी की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर डगमगाया और वह राघव की तरफ गिर गई। उसका चेहरा उसकी छाती से सट गया क्योंकि वह बेहोश हो गई। उसका हाथ कमजोरी से उसकी बांह को पकड़ रहा था। मुझे पीछे मत छोड़ना। बेहोश होने से पहले उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। राघव की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। बेहोश किकी को देखते हुए उसका तनाव भरा दिल आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। लगता है कि वह अपनी स्थिति जानती है। जब जरूरी होता है तो वह भरोसेमंद हो सकती है। इस विचार के साथ राघव ने उसके प्रति अपने कुछ संदेहों को जाने दिया। उसने पूनम के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसका ख्याल रखो, मैं स्थिति की जांच करने जा रहा हूँ। अगर यह सुरक्षित है तो हम भोर तक यहीं रहेंगे। ठीक है। पूनम ने बेचैनी से सिर हिलाया। उसकी नज़र तीसरे डिब्बे के मलबे और बाहर के अंधेरे जंगल के बीच घूम रही थी। राघव ने डिब्बे में टूल बॉक्स से एक फ्लैशलाइट ली और पिछले रैंप के जरिए ट्रेन से कूद गया। कीड़े के टूटे हुए अवशेषों को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसने दृश्य का बारीकी से निरीक्षण किया। वह जल्द ही लौट आया, एक छोटी सी विंच को बाहर खींचते हुए। इसका इस्तेमाल करके उसने कीड़े के विशाल पंजों को बख्तरबंद जाली से बाहर निकाला। बचा हुआ धड़ ट्रेन के किनारे से गिर गया। राघव फिर पीछे की तरफ गया, कटे हुए पूंछ को अलग किया और हुक को वापस ट्रेन पर लपेट दिया। इसे कुछ मरम्मत की जरूरत होगी। राघव ने तीसरे डिब्बे में हुई तबाही को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जैसा कि उस बच्ची ने कहा, इस ट्रेन को हथियारों और एक रक्षा प्रणाली की जरूरत है। सिर्फ गति ही काफी नहीं है। अगर पूनम की तेज सोच न होती तो राघव सच में नहीं जानता था कि आज रात के कोहराम से कैसे निपटना है। उसकी विंड कैनन करीबी दूरी पर आग्नेयास्त्रों की शक्ति का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन दूर से इसकी प्रभावशीलता तेजी से गिर जाती थी।
हल्के विशाल या आज रात के लाल कीड़े जैसे मोटी चमड़ी वाले राक्षसों के खिलाफ पारंपरिक हथियार लगभग बेकार थे। जैसे ही राघव ने मलबा साफ किया और ट्रेन पर वापस जाने की तैयारी की, उसे अचानक अपने पैरों के नीचे एक थरथराहट महसूस हुई, जैसे कुछ जमीन के नीचे हिल रहा हो। पल भर में एक हल्की सरसराहट उसके कानों तक पहुंची। हाथ में फ्लैशलाइट लेकर उसने उसे ट्रेन के बगल में विशाल कीड़े के शव की तरफ किया। उसमें से काला धुआं निकल रहा था, लेकिन हवा में फैलने के बजाय धुआं किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा जमीन के नीचे खींचा जा रहा था। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सावधानी से आगे बढ़ा। सरसराहट तेज हो गई, जो अनगिनत लोगों की चीखों और रोने जैसी लग रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह क्या है? चौंक कर राघव कई कदम पीछे कूदा, खुद को काले धुएं से दूर करते हुए। जैसे ही वह पीछे हटा, भयानक चीखें एक हल्की सरसराहट में वापस बदल गईं। कुछ ही सेकंड में काला धुआं पूरी तरह से गायब हो गया, सिर्फ कीड़े का सड़ा हुआ शव रह गया, जिसकी बदबू हवा में लटकी हुई थी। क्या मैंने ये सब सोचा? राघव सदमे में घूर रहा था। जब वह काले धुएं के करीब था तो उसे यकीन था कि उसने इंसानों की चीखें सुनी थीं, जैसे कि जीव द्वारा निगल लिए गए पीड़ित एक साथ चिल्ला रहे हों। ये परेशान करने वाला था। ट्रेन पर लौटते हुए राघव ने पिछले रैंप को उठाने की कोशिश की। हालांकि ट्रेन का शरीर कई जगहों पर क्षतिग्रस्त था, फिर भी रैंप के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट सौभाग्य से काम कर रही थी। अपनी यांत्रिक हृदय को सक्रिय करते हुए राघव ने रैंप को उठाया, फिर तीसरे डिब्बे में हुई गड़बड़ी पर नजर डाली। औजार हर जगह बिखरे हुए थे, जिसमें वेल्डर, छोटी विंच और यहां तक कि उसकी मोटरसाइकिल भी शामिल थी। ये चीजें जरूरी थीं। अगर वे क्षतिग्रस्त हो जाती तो उनकी मरम्मत करना मुश्किल और समय लेने वाला होता। राघव की यांत्रिक मरम्मत और निर्माण क्षमताएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जिसमें सामग्री और महत्वपूर्ण समय दोनों का निवेश करना पड़ता था। इस जबरदस्त लड़ाई के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था। शुक्र है कि इस दूरदराज के जंगल में इतनी हलचल के बावजूद लाशों का झुंड नहीं आया, जिससे उसे एक पल की राहत मिली। उसने समय देखा, रात 9:15। विशाल कीड़े से लड़ाई और भागने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। कैसा चल रहा है? राघव के दरवाजा बंद करते ही पूनम उठ गई। अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। राघव ने स्टोरेज रैक से पानी की एक बोतल ली और उसे एक ही बार में 1/3 पी गया। जैसे ही उसकी नज़र पूरे डिब्बे में घूमी, उसने देखा कि पूनम के सहारे वह युवा लड़की सोफे पर सो चुकी थी। ये साफ था कि उसकी नई जागृत शक्ति शक्तिशाली होने के बावजूद वह उसकी ऊर्जा को खतरनाक दर से खत्म कर देती थी। राघव की अभिव्यक्ति उलझ गई। हालांकि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी और वे साथ साथ लड़े थे, वह लड़की के चालाक स्वभाव से सावधान हुए बिना नहीं रह सका। अब जब उसने एक शक्ति जगा ली थी तो राघव को यकीन नहीं था कि वह मुकाबले में उसे हरा पाएगा। यह विचार उसे परेशान कर रहा था। क्या तुम्हें चोट लगी है? पूनम ने राघव के हाथों और चेहरे पर खून देखकर पूछा। बस खरोंचें। राघव ने आह भरी, फिर पूनम की तरफ मुड़ा। हमने आज रात बहुत ज्यादा दूरी तय की है। कल स्थिति के अनुसार मैं आरामबाग स्टेशन पर रुकने की योजना बना रहा हूँ। पूनम ने सिर हिलाया। आरामबाग शहर छोटा है, वहाँ बहुत ज्यादा उलझन नहीं होनी चाहिए। आरामबाग के बाद अगला बड़ा शहर सिंगुर शहर है, वहीं हम सही मायने में प्लेनेटरी ऑर्बिटल रेल में प्रवेश करेंगे। स्थितियाँ? वह हिचकिचाई। शुरुआत में वह कहना चाहती थी कि स्थितियाँ सुधर सकती हैं, लेकिन अब उसे इतना यकीन नहीं था। आखिरकार वे अब तक मलबे या टूटी हुई पटरियों का सामना न करने के लिए भाग्यशाली थे। कौन जानता था कि आगे का रास्ता बेहतर होगा या बदतर।